गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं शिखा सिंह और हम लोग टेक्सटाइल में वस्त्रोपयोगी रेशों का वर्गीकरण पढ़ लिए थे और मैंने आपसे कहा था कि अब जो है मैं एक एक जो भी रेशे हैं उनके बारे में आपको डीप में बताऊंगी। ठीक है, तो आज बारी है कॉटन की। आइए आज हम लोग देखते हैं कॉटन। कॉटन में मैंने बताया था कॉटन जो होता है वो क्या होता है, वो फैब्रिक जो होता है वो प्राकृतिक रेशों से हमें प्राप्त होता है। यानी जो भी चीजें हमें प्रकृति प्रदत्त चीजों से प्राप्त होंगी वो हमारे प्राकृतिक रेशों के अंतर्गत आ जाएंगी। इसके अंतर्गत मैंने बताया था कि इसमें वनस्पति जगत से, प्राणी जगत से और खनिज से हमको रेशे प्राप्त होते हैं। तो देखिए हमारा जो कॉटन है, ठीक है, ये कॉटन हमको प्रकृति से प्राप्त होता है, ठीक है, और ये वनस्पति जगत के अंतर्गत आएगा। अब देखिए जो कपास होता है इसको स्टेपल फाइबर भी कहते हैं। स्टेपल फाइबर स्टूडेंट्स वो फाइबर होते हैं जिनके जो रेशे होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, उसको हम स्टेपल फाइबर कहते हैं। और हमसे एक प्रश्न पूछता है कि प्राकृतिक रेशों में कौन सा रेशा जो है वो स्टेपल फाइबर नहीं है। तो रेशम जो होता है, ठीक है, रेशम, उसको, सिल्क को हम लोग स्टेपल फाइबर नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो रेशे होते हैं ये प्राकृतिक रेशों में सबसे लंबे होते हैं। यानी जितने भी छोटे रेशे आते हैं वो किस में आ जाएंगे, वो स्टेपल फाइबर के अंतर्गत आ जाते हैं। आइए देखते हैं कपास। कपास जो है ये भारत में ईसा पूर्व 5000 वर्ष पहले से प्रयोग हो रहा है। आपको आई होप बोर्ड पे जितनी भी चीजें लिखी हैं वो क्लियर दिखाई दे रही होंगी और मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को ही बोर्ड पर लिखा है ताकि आप सब बेसिक जो नॉलेज है वो कॉटन के बारे में जान पाए। और इस बोर्ड पे जितनी चीजें मैंने लिखी हैं आधे प्रश्न तो आपके यहीं से आ जाते हैं। तो कॉटन का जो लेक्चर चलेगा वो 2 लेक्चर चलेगा। आज एक ये चल रहा है और नेक्स्ट कल एक और वीडियो मैं कॉटन पे डालूंगी। ठीक है, हमारा कपास जो है, कॉटन जिसको हम बोलते हैं, ये क्या है, ये स्टेपल फाइबर होता है। भारत में ईसा पूर्व 5000 वर्ष पहले जो है इसका प्रयोग हो रहा है, इतने साल पहले से। ठीक है, और देखा जाए दोस्तों तो जो कॉटन का जन्मदाता देश हम मानेंगे वो हम किसको मानेंगे, वो हम भारत को ही मानेंगे, क्योंकि भारत ही जो है वो कपास की जन्मस्थली है। ओके, अब ये बात अलग है कि उत्पादन की दृष्टि से इस समय कौन से देश जो है वो कॉटन उत्पादन में आगे हैं, मैं आपको बताऊंगी भी। यहाँ पे देखिए लिखा है कॉटन, पहला पॉइंट है ये क्या है, स्टेपल फाइबर है। सेकंड, इसकी लंबाई पूछ देता है कि इस रेशे की लंबाई कितनी होती है। तो 1.5 से 2 इंच इसकी लंबाई जो है होती है। कहीं कहीं आपको 2 से 3 इंच भी ऑप्शन दिखेगा, तो आप जो है 1.5 से 2 इंच वाला जो है उसको टिक कर सकते हैं, वो सही होता है। फिर है कपास उत्पादन में अग्रगणी देश। अब कौन कौन से ऐसे देश हैं जो कपास का उत्पादन करने में प्रथम स्थान पे है? तो पहले स्थान पे है हमारा चीन, ओके, सेकंड नंबर पे है हमारा भारत, इंडिया, तीसरे पे है यूएस और चौथे पे है पाकिस्तान। याद रखिएगा, क्योंकि छोटे छोटे एग्जाम में ये सारी चीजें चूंकि ये करंट से जुड़ जाती हैं तो ये पूछता रहता है, ये डेटा चेंज होता रहता है। तो मैं मान लीजिए अभी करंट पोजीशन ये है, तो मैंने आपको बताया जब भी आपको एग्जाम देंगे तो एक बार आप जरूर देख लेंगे कि कपास उत्पादन में इस समय अग्रणी देश कौन सा है जहाँ पे जो है कपास सबसे ज्यादा होता है। अभी करंट के हिसाब से चीन सबसे ज्यादा, सेकेंड नंबर पे इंडिया, तीसरे पे यूएस और चौथे पे है आपका पाकिस्तान। फिर देखिए कपास उत्पादन में अग्रगणी राज्य कौन है। अग्रगणी राज्य मतलब कि भारत के जितने सारे राज्य हमारे हैं इसमें कौन सा स्टेट है जो कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है। तो इस समय जो है पंजाब जो है कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा कर रहा है। सेकंड नंबर, फर्स्ट पे पंजाब, सेकंड पे गुजरात, थर्ड पे महाराष्ट्र, चौथे पे एमपी। अब आपको याद करना होगा, अगर अग्रगणी देश पूछेगा तो आपका चीन है, चीन के बाद इंडिया, इंडिया के बाद यूएस और यूएस के बाद आपका पाकिस्तान है। और लेकिन अगर कपास उत्पादन में राज्यों की बात करेगा, हमारे देश की बात करेगा, तो सबसे पहले पंजाब, सेकंड नंबर पे है गुजरात, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे क्या है, एमपी है। ओके, अब कह रहा है कैसी जलवायु चाहिए कॉटन के उत्पादन के लिए। तो कॉटन के उत्पादन के लिए उष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर कैसी मिट्टी होगी, काली रेतीली मिट्टी में जो है वो कॉटन बहुत अच्छा होता है। बारिश कितनी चाहिए हमको कॉटन के लिए, 12 इंच से 15 इंच तक बारिश हो, इतना हमको कॉटन के उत्पादन के लिए चाहिए। ठीक है, और जो भी क्षार युक्त मिट्टियां होती हैं वहां पे क्या होगा, जो भी क्षार युक्त भूमि है यहाँ से लंबे कपास वाले रेशे हमको प्राप्त होते हैं।
ये था थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन। और देखिए प्रश्न भी बन जाते हैं यहाँ से, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कपास जो है स्टेपल फाइबर के अंतर्गत आता है। इसकी जो लंबाई है वो 1.5 से 2 इंच है। ठीक है, कपास उत्पादन में कौन कौन से अग्रगणी देश हैं, कौन कौन से अग्रगणी राज्य हैं जहाँ पे जो है कॉटन सबसे ज्यादा होता है। फिर है कि जलवायु कैसी होनी चाहिए, उष्ण कटिबंधीय जलवायु होनी चाहिए। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, काली रेतीली मिट्टी होनी चाहिए। ठीक है, बारिश कैसी होनी चाहिए, 15 इंच से 12 से 15 इंच सेंटीमीटर तक जो है आपकी बारिश होनी चाहिए, इंच तक। फिर है यदि आप चाहते हैं कि थोड़े लंबे कपास वाले रेशे हो तो उसके लिए आपको क्षारीय युक्त भूमि में लंबे कपास जो है वो रेशे पैदा होते हैं। फिर आइए देखिए, यहाँ पे मैंने बता दिया जन्मदाता जो है ये भारत है इसका। और यहाँ पे कह रहे कपास जो है वो कपास के पौधों से प्राप्त होता है, इसे बीज का बाल कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से वन लाइनर में क्वेश्चन बन जाते हैं कि बीज का बाल किस रेशे को कहते हैं, तो कॉटन फाइबर को कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं रचना और रूप में ये कैसा होता है। पहला हम लोग देखेंगे अनुप्रस्थ काट में कैसा होता है ये। ठीक है, अनुप्रस्थ काट में ये कैसा दिखेगा, अंडाकार दिखेगा और हमको क्रॉस सेक्शनल दिखेगा। ओके, कैसा दिखेगा अनुप्रस्थ काट में, अंडाकार और क्रॉस सेक्शनल। और अनुदैर्घ्य काट में क्या कैसा लगेगा, चपटा घुमावदार बलखाए हुए फीते के समान ऐसे। ठीक है, संगठन आइए देखते हैं। इसका संगठन है C6H10O5 ब्रैकेट में। ठीक है, बाहर N। लंबाई और व्यास, लंबाई इसका यहाँ दे रहा है 2-3 सेंटीमीटर। टीजीटी के एग्जाम में एक बार पूछा था कि कपास के रेशों की लंबाई कितनी होती है, तो वहां पे उसने आंसर को सही किया था 1.5 से 2 इंच। तो बहुत फर्क नहीं आ रहा है क्योंकि आंसर में जो है वो बहुत ज्यादा जो है डिफरेंस रहता है सेंटीमीटर में। तो आप देख लीजिए 1.5 से 2 इंच इसकी लंबाई, अगर आपको कहीं भी ऑप्शन में मिलता है तो आप उसको टिक करेंगे, वो सही होगा। यहाँ पे 2 से 3 इंच तक भी चलता है क्योंकि लंबे थोड़े बहुत लंबे भी तो होते हैं इसमें रेशे जो क्षारयुक्त भूमि में होंगे। ठीक है, फिर है लंबाई एवं व्यास। लंबाई बता दिया, व्यास इसका कितना रहेगा, 12 से 20 माइक्रोन। ओके, 12 से 20 माइक्रोन। उसके बाद है रंग एवं चमक। कह रहा है कच्ची अवस्था में यह भूरे रंग का रेशा होता है। क्यों होता है ब्राउन कलर का, नाइट्रोजन के कारण। नाइट्रोजन के कारण ये रेशा जो है वो ब्राउन कलर का दिखता है। कब, जब ये कच्ची अवस्था में रहता है तब। फिर पूछ रहा है, कह रहा है प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी। कॉटन आप यूज करते हैं घरों में, क्या उसके रेशों में खिंचाव होता है, नहीं। लचीलापन नहीं होता है कॉटन में। आप कॉटन यूज करते हैं, आप उसको पास से देखिए, यूज करते हैं, आप भी जानते हैं कि उसको हम क्या करेंगे, कितना भी खींचेंगे वो क्या है, वो बढ़ता नहीं है, इलास्टिसिटी उसमें नहीं होती है। उसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यास्था, प्रत्यास्थता। तो ये पूछ देता है कि कॉटन में इलास्टिसिटी अच्छी होती कि नहीं। एक वर्ड आता है प्रतिस्कंदता। ठीक है, इसका मतलब है पूर्वाकृति ग्रहण करने में क्षमता, यानी इसको अगर हम श्रिंक कर दें, एकदम मोड़ दें, तो ये अपने पूर्व की आकृति को क्या है, नहीं प्राप्त कर पाता है। उसी को बोलते हैं रेजिस्लेंसी, यानी प्रतिस्कंदता। पूर्वाकृति ग्रहण करने की क्षमता जो है वो कॉटन में नहीं होती है। अब ड्राई हीट, कितना ताप सह सकता है कॉटन, 300 डिग्री से 320 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये ताप को सह सकता है। ठीक है, आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता कितनी होती है कॉटन की, ये होती है 7 से 8% तक। अब हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन जान गए। और देखिए सभी बच्चे जो भी इस कॉटन को अभी पढ़ रहे हैं मुझसे, ये अपनी बुक से उठा के एक बार उसको डीप में पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने जो शॉर्ट में चीजें आपको लिख के दे दी हैं, ये मैंने पूरा ये लेक्चर इसका जो है कॉटन का जो चैप्टर है वो चैप्टर मैंने पढ़ा है। पढ़ने के बाद बिल्कुल शॉर्ट में इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। जैसे क्या है, बड़ा बड़ा जो कहानी होता है वो एग्जाम टाइम हम लोग को याद नहीं रहता है, तो क्या है, आप भी क्या है एक हैबिट बनाइए कि चीजों को शॉर्ट में लिखिए और उसको याद करिए। एक बार पूरे चैप्टर को पढ़ जाइए। ठीक, पढ़ने के बाद 1-1.5 पन्ने का आपका एक शॉर्ट नोट तैयार होगा, क्योंकि पढ़ने के बाद जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगे बस फटाफट उसको लिखते जाइए, पॉइंट बना के लिखते जाइए। और मैंने भी जब इस कॉटन को पढ़ा था तो मैंने इसको ऐसे बना लिया था और 1.5-2 पेज में मेरा एक शॉर्ट नोट तैयार हो गया था, क्योंकि जब भी मुझे कॉटन एग्जाम्पल करना, वो रिविजन करना होता है, तो मैं तुरंत क्या करती हूँ, उठा के इसी को रिविजन कर लेती हूँ। करंट का डेटा थोड़ा चेंज हो चुका रहता है, उसको मैं देख लेती हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया ड्राई हीट जो है 300 से 320 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है ये ताप को सह सकता है।
ठीक है। अब देखिए प्रश्न एक जो सबसे इंपॉर्टेंट नेट में उठता है वो होता है कॉटन की जो निर्माण की प्रक्रिया है उसकी प्रोसेसिंग में जो जितने चरण आते हैं उन चरणों को सीक्वेंस से लगाने को दे देता है। ठीक है। अब आपको क्या है उसके लिए पूरा उसको पढ़ना होगा। आप चैप्टर में पूरी प्रोसेसिंग पढ़ेंगे। मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पे इसके 12 चरण है इनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है। और अब हम लोग जो है कॉटन की निर्माण की जो प्रक्रिया है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले है कपास के रोए को एकत्र करना यानी हार्वेस्टिंग। पहला कल्टीवेटिंग करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट होती है हार्वेस्टिंग यानी कपास के जो रोए हैं उनको हम एकत्र करेंगे। ठीक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हार्वेस्टिंग। कभी कभी क्या होता है कि नेट के पेपर में ये जितने वर्ड इंग्लिश में है ना इसी को हिंदी में लिख देगा हार्वेस्टिंग, इंग्लिश में भी हार्वेस्टिंग, फिर गीनिंग तो गीनिंग। तो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए ना कि उसके अंतर्गत क्या क्रियाएं हो रही हैं तभी तो आप उसको कर पाएंगे। तो आप देखिए कपास के रोए को एकत्र करने को हार्वेस्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट बिनौले निकालना यानी कपास के जो रोए होते हैं उसके बीज में क्या होता है एक बीज होता है इसी नाते इसको बीज के बाल कहते हैं। ठीक है। उसको निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको गीनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं गीनिंग। याद रखिएगा GINNING गीनिंग। नेक्स्ट है कपास की गंदगी को दूर करना सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब शॉर्ट करना छांटना किसी चीज को। तो इसमें क्या करते हैं कपास में जो भी गंदगी होती है हम उसको छांट लेते हैं। 3 चीजें मैंने आपको बताई। सबसे पहले तो कल्टीवेटिंग होगी, उसके बाद हार्वेस्टिंग यानी कपास के रोए को हम एकत्र करेंगे, उसके बाद क्या है बिनौले निकालना यानी उसके जो बीज होते हैं ब्राउन ब्राउन से उसको हम निकालते हैं। उसको निकालने की प्रक्रिया को हम लोग गीनिंग कहते हैं। ओके। फिर एक कपास की गंदगी को दूर करना यानी शॉर्टिंग। उसमें जितनी भी गंदगी है उसको हम दूर करेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है बेलिंग। उसके बाद हम क्या करते हैं उसको गांठ बांधते हैं। ओके। उसके बाद गांठों को खोलना और आपस में मिलाना इसको बोलते हैं ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मतलब मिक्स करना। उसके बाद कह रहा है रुई धुनना यानी कार्डिंग। उसको बढ़िया से रुई को जैसे धुनते हैं उसको धुनेंगे। उसके बाद कॉम्बिंग उसकी कंघी करेंगे। कंघी करने के बाद उसकी पोनी बनाएंगे। जैसे हमारी पोनी होती है ऐसे लोग क्या करते हैं उस फाइबर की भी रुई की भी पहले कंघी करेंगे। कंघी करने के बाद उसकी पोनी बनाएंगे। पोनी बनाने को बोलते हैं सिल्वरिंग। देखिए आपको ये टर्म्स याद होने चाहिए क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना कि हर जगह हिंदी नहीं दे रहा है यही टर्म्स उठा के दे रहा है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक भी सीक्वेंस हमारा गड़बड़ाता है हमारा ये 2 नंबर जो है वो चला जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको हिंदी और इंग्लिश जो है शॉर्ट में दोनों चीजें ही हमें आनी चाहिए। तो कार्डिंग हो गया। कार्डिंग के बाद कॉम्बिंग होगा यानी कंघी करेंगे। कंघी करने के बाद क्या करेंगे सिल्वरिंग करेंगे पोनी करेंगे। उसके बाद स्पिनिंग होती है यानी उसकी कताई करना। कताई करने के बाद उसकी वेविंग करते हैं हम बुनाई करेंगे। बुनाई करने के बाद हम उसकी फिनिशिंग करेंगे परिसज्जा करेंगे। परिसज्जा करने के बाद जो है रंगाई और छपाई की प्रक्रिया होती है। अब आप देख रहे हैं ये 12 चरणों से होकर गुजर रहा है और हमको ये 12 चरण याद होना चाहिए क्योंकि हमसे जितने भी रेसे हैं उसमें से किसी भी रेसे का या तो वूल का पूछ देगा या तो लिनन का पूछ देगा या तो सिल्क का पूछ देगा या तो कॉटन का पूछ देगा या तो नायलॉन का पॉलिस्टर का पूछ देगा। तो यही सब घुमा के आता है। तो जो मेन रेसे हैं उसकी प्रक्रिया आप एकदम बिल्कुल लिख के उसको याद कर लीजिए। बहुत सिंपल है 2 बार लिखेंगे आपको याद हो जाएगा। अभी जब मैं इसको पढ़ा लूंगी तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको एक जगह पेज पर अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका होमवर्क क्या है आप कॉटन वाला चैप्टर को निकालेंगे और आज आप कपास को पढ़ेंगे कि कपास के अंतर्गत क्या क्या मैंने बताया है। और आप जब किताब पढ़ेंगे ठीक है क्योंकि रीडिंग करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा 2 से 3 घंटे लगेंगे आपको। तो जब आप इसको रीडिंग कर लेंगे ना कि हाँ इसमें ये होता है इसमें ये होता है शॉर्ट में तो मैंने चीजें आपको बता दी लेकिन जब आप पढ़ लेंगे ना तो चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल एज इट इज बैठ जाएंगी। फिर वो आपको कभी नहीं भूलेगा। एक बार जो चीजें याद हो जाएंगी ठीक है वो आपको भूलेगा ही नहीं। फिर आपको रिवीजन की लेकिन जरूरत होगी। ऐसा नहीं है कि आप याद आज पढ़ लिए इसको फिर कॉटन सीधे एग्जाम में चले जाएंगे 6 महीने बाद कोई एग्जाम देने। ऐसा नहीं करिएगा। एक बार उसका बढ़िया से दिमाग में बैठा लीजिए और फिर समय जब भी आपको मिले आप उसका रिवीजन करते रहिए। जैसे लोग कहते हैं कि मैम भूल जाता है क्यों भूल जाता है क्योंकि आप रिविजन नहीं करते हैं। एक बार लिख लिया उसके बाद उसको छोड़ दिया अब आपको लगा हो गया तैयार हो गया। नहीं, कभी भी आप खाली बैठिए ना तो उस चीज को आप रिविजन करिए।
ताकि वो चीजें आपको याद हो जाए, क्योंकि आपको चीजें बिल्कुल लर्न होनी चाहिए। एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम वहां बैठ के सोचे, बहुत नहीं सोच सकते हैं। सबसे हमारे पास इतना ही टाइम होता है कि हम एक क्वेश्चन को पढ़े, उसको समझे कि हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, फिर हम अपने दिमाग को तुरंत क्लिक करेंगे कि हाँ इसका ये आंसर होगा। अब ये नहीं कि वहीं पे सोचे अच्छा तो निर्माण की प्रक्रिया में क्या होता है, पढ़ाई नहीं है तो फिर सोचते रहेंगे, 10 मिनट बर्बाद हो जाएगा और कुछ गलत टिक करके आप चले आएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको ये 12 चरण बताए हैं, एक बार और मैं रिवीजन कर रही हूँ, देखिएगा। निर्माण की जो प्रक्रिया है कॉटन की, उसमें सबसे पहले हम कपास के जो रोए हैं उसको एकत्र करते हैं, उसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं। उसके बाद हम बिनौले निकालना, यानी उसमें जो बीज होते हैं उनको हम निकालते हैं, उस प्रक्रिया को गिनिंग कहते हैं। तीसरे में है कपास की गंदगी को दूर करना, इसको बोलते हैं सॉर्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट है गांठ बांधना, बेलिंग करेंगे हम उसका। उसके बाद गांठों को खोलना और आपस में मिक्स करना, उसको बोलते हैं ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग। उसके बाद है रुई को भुनना, कार्डिंग। उसके बाद कॉम्बिंग, कंघी करेंगे, कंघी करने के बाद पोनी बनाएंगे, सिल्वरिंग करेंगे उसकी। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्पिनिंग करेंगे। स्पिनिंग के बाद वेविंग है, वेविंग के बाद फिनिशिंग है, फिनिशिंग के बाद डाई एंड प्रिंटिंग है। इतने चरण है, बिल्कुल इसको याद कर लीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितनी चीजें इसमें लिखी है ना, अगर प्रश्न आना होगा तो एक लेक्चर और होगा इसी पे, कॉटन पे। उतने से आपके प्रश्न अगर कॉटन से आने होंगे तो घूम फिर के वहीं से आएंगे, कहीं बाहर से नहीं आएंगे। ठीक है, अब आपसे जो इसका संगठन है वो पूछ देता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कपास की क्या क्या विशेषता होती है, विशेषताओं को ध्यान में रखेंगे हम। पहला तो ये जो कॉटन होता है इसमें 90% सेल्यूलोज होता है। क्या होता है, 90% इसमें सेल्यूलोज होता है। ओके, 5 से 8% इसमें जल होता है। कितना, 5 to 8% इसमें आपका वाटर है। और कह रहा है, और जो बचा कुचा है शेष प्राकृतिक इसमें अशुद्धियां होती हैं। यानी देखिए कॉटन में इतना नमी सोखने की क्षमता क्यों होती है, क्योंकि 90% जो है ये सेल्यूलोज से निर्मित है, इसलिए क्या करता है, ये नमी को सोखने की इसकी अच्छी जो है वो क्षमता होती है। इसीलिए देखिए कॉटन गर्मी में क्या है, हम लोग कॉटन के ही कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है, इसलिए पहनते हैं। क्योंकि हमारे बॉडी में से जो पसीने निकलते हैं उसको ये सोखने में हमें क्या है, आराम भी प्रदान करता है बॉडी को, और हमारी जो भी गर्मी होती है, पसीना होता है, उसकी ये गर्मी को सोख लेता है। ओके, नेक्स्ट है, कह रहा है कि ये रेशा जो है ये सबसे छोटा रेशा होता है। देखिए यहाँ पे कहा है सेल्यूलोज 90%, जल 5 to 8%, शेष प्राकृतिक अशुद्धियां होती है। फिर कह रहा है सबसे छोटा रेशा होता है। फिर कह रहा है ब्लीच्ड कॉटन जो होता है, जो जिस कॉटन को हम ब्लीच कर देते हैं, वो कॉटन जो होता है वो सबसे शुद्ध कॉटन होता है। फिर कह रहा है कि इसके रेशे की लंबाई 2 से 3 सेंटीमीटर, बुक्स में आपको कहीं भी 2 से 3 सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक है, मैंने टीजीटी 2013 के पेपर में इस चीज को देखा था, ये प्रश्न आया था कि कॉटन के रेशो की लंबाई कितनी होती है, तो 1.5 से 2 इंच होती है। उस आंसर को उसने सही किया था, इसलिए मैंने देखिए उसको ऊपर लिख दिया है। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा 1.5 से 2 इंच वाला, तब आपको 2 से 3 वाला जो दिखेगा आप उस पर टिक करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा इसमें। ओके, फिर कह रहा है ये जो कॉटन का सरफेस होता है ये खुरदुरा होता है। कल मैं इसके जितने भी परीक्षण होते हैं कॉटन पे कि उसको जलाएंगे तो बर्निंग टेस्ट में वो कैसा महकेगा, ठीक है, वो सारी चीजें कल एक और लेक्चर में कॉटन पे आपको दूंगी और उसमें मैं सारी चीजों के बारे में आपको बताऊंगी। ठीक, उसके बाद कह रहा है मर्सराइजिंग सूती वस्त्र जो होते हैं, ये क्या, मर्सराइजिंग एक प्रक्रिया है, परिसज्जा होती है जो हम लोग कॉटन फाइबर पे करते हैं। जिससे क्या होता है, क्योंकि नॉर्मली कॉटन जो होता है उसमें कोई शाइन नहीं होती है, कोई चमक नहीं होती है, लेकिन जब हम उसको मर्सराइजिंग जो परिसज्जा होती है जिसमें कास्टिक सोडा का यूज किया जाता है, उसको यूज करके जब हम एक प्रक्रिया से कॉटन को गुजारते हैं तो हमारा जो कॉटन होता है वो शाइन थोड़ी सी उसमें आ जाती है, थोड़ी चमक आ जाती है उस कपड़े में। ओके, सरफेस मैंने बता ही दिया कि खुरदुरा होता है। फिर ये क्या होता है, कॉटन जो होता है मैंने यहाँ बताया कि उसमें इलास्टिसिटी बिल्कुल नहीं होती है, रेजिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल नहीं, पूर्वाकृति मतलब अगर उसको मोड़ देंगे तो तुरंत जो है वो अपना आकार ग्रहण नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें छोटे छोटे प्रश्न यहाँ से उठते हैं। अब हम लोग देखेंगे
कि इसकी रासायनिक, ये सारी इसकी भौतिक विशेषताएं थी बच्चों। अब हम लोग ये सारी जितनी ना ये सब भौतिक विशेषता, अब हम लोग रासायनिक विशेषता पढ़ेंगे। रासायनिक विशेषता से भी अक्सर जो है प्रश्न उठ जाते हैं और हमको ये चीजें बिल्कुल लर्न होनी चाहिए। जैसे पूछ देता है कि एसिड का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कॉटन के जो रेशे होते हैं उस पे एसिड यानी अम्ल का जो है वो बुरा प्रभाव पड़ता है। कह रहा है HCl, HCl सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक से पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। किससे किससे? HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक से ये पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। फिर है आपका इफेक्ट ऑफ एल्कोहली, यानी क्षार से क्या होगा? क्षार जो होता है वो कॉटन के लिए अच्छा होता है, उससे इस पे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉटन पे जो है एसिड का बुरा प्रभाव पड़ता है। कौन कौन से एसिड है? जैसे HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। इससे क्या होगा? ये जो है पूरी तरह से कॉटन नष्ट हो जाएगा, ओके। लेकिन क्षार का कोई बुरा प्रभाव कॉटन पर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया, फफूंदी लगती है कॉटन में, ठीक है। कपड़े संग्रह करने पर माड़ी नहीं लगानी चाहिए, यानी आपको लंबे समय के लिए अगर आपको कपड़े को संग्रहित करना है तो आपको क्या करना होगा? आपको उन कपड़ों में माड़ लगा के नहीं रखना होगा, क्योंकि अगर आप उस पर माड़ लगाएंगे तो क्या होगा? माड़ लगाने से उस पर फफूंदी लग जाएगी, फफूंदी लगने से आपके कपड़े जो है वो खराब हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ ब्लीच, कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, क्या? सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, इसको घरेलू ब्लीच कहते हैं, ठीक है। ये जो है घरेलू ब्लीच है और ये क्या है? इसके लिए सर्वोत्तम है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है इफेक्ट ऑफ स्वेट, यानी पसीने का कॉटन पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो पसीने का बुरा प्रभाव पड़ता है और वस्त्र संग्रह करने से पहले इसको अच्छे से हमको धुलना पड़ेगा, यानी पसीने से क्या होगा? हमारा जो कॉटन का कपड़ा है वो खराब हो जाएगा और इसके लिए हमको जब भी हम कॉटन के कपड़े को रखें तो हम उसको अच्छे से धुल के रखें। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बताई हैं और वो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। जैसे मैंने कपास स्टेपल फाइबर रिवीजन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर 5000 ईसा पूर्व से पहले से यूज हो रहा है, तो 2 ऐसे रेशे हैं जो 5000 ईसा पूर्व के पहले से यूज हो रहे हैं। पूछा था नेट के पेपर में एक बार, तो एक है ये आपका कॉटन और एक है लिनन। कौन सा? लिनन। याद रखिएगा, ये 2 रेशे जो हैं ये अति प्राचीन समय से जो है ये प्रयोग हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको इसकी छोटी छोटी बातें, कैसी जलवायु चाहिए, किस देश में सबसे ज्यादा होता है, किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है, कितना वर्षा पानी के लिए चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए, कैसी भूमि चाहिए, कैसी जलवायु चाहिए, पूरी निर्माण की प्रक्रिया आपको बता दी। इसके संगठन को मैंने बता दिया कि इसमें कितना सेल्यूलोज, कितना जल, कितना अन्य अशुद्धियां होती हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। प्लस ये आपका कपास की क्या क्या विशेषता होती है मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया है, बिल्कुल अच्छे से मैंने आपको बता दिया है, ओके। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये आपको बताया मैंने भौतिक संरचना इसकी, क्या कहते हैं, रंग, चमक, लंबाई, व्यास, इतनी सारी चीजें होती हैं ये बता दी। फिर रासायनिक क्या क्या विशेषता है, कैसा कैसा बुरा प्रभाव पड़ेगा, किसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ये पूरा ही वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी एग्जाम आप दीजिए वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको पढ़ना होगा, ठीक है। अच्छे से आज आप क्या करिएगा, मैंने आपको पढ़ाया, अब आप बुक उठा के कॉटन का चैप्टर पूरा अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। अभी एक लेक्चर में इस पे और जो है कल दे दूंगी और ये एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इतनी चीजें अगर आप याद कर लेते हैं, और देखिए यहाँ से प्रश्न जरूर होता है, अनुप्रस्थ काट और अनुदैर्ध्य काट। एक बार किताब में अच्छे से इसका फिगर देख लीजिएगा, वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा, ठीक है। आई होप आप सबको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। और ये टेक्सटाइल पे आज आपका दूसरा लेक्चर है, तीसरा लेक्चर जो है मैं कल डालूंगी। और प्लीज मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, होम साइंस के सभी बच्चे एक दूसरे से। और मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक लोग हमारे इस वीडियो को देखें और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे। नेक्स्ट वीडियो कल डालूंगी, ओके, बाय।